एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि एक टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी कुछ टेक्निक्स को फॉलो करती होगी, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती होगी, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेजरली बायोटेक्नोलॉजी के जो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बेटा ध्यान से देखिए, इन दोनों ही प्रिंसिपल्स के नाम में एक टर्म आ रहा है इंजीनियरिंग। क्या मतलब होता है इंजीनियरिंग का? इंजीनियरिंग होता है कि कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करके हम किसी चीज में चेंजेस करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं कुछ बेटर बनाने के लिए। तो अगर हम जेनेटिक के आगे इंजीनियरिंग लगा रहे हैं तो यानी कि हम जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए में कुछ चेंजेस करेंगे। अब डीएनए और आरएनए बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें जो चेंजेस होंगे वो उनकी केमिस्ट्री में होंगे। तो हम जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में चेंजेस करेंगे ताकि हम इन्हें चेंज करके होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा सकें और वहां पे ये होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज कर सकें। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। Techniques to alter the chemistry of genetic material that is DNA and RNA to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism. Clear? Then second, bioprocess engineering. बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हम केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के टाइम पे यानी जब हम डीएनए आरएनए में जेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसका कल्चर कर रहे हैं, तब हम हमारी लैब में स्टेराइल एम्बियंस को, स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन रखेंगे, यानी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देंगे ताकि जो हमारे डिजायर्ड माइक्रोब्स या डिजायर्ड यूकैरियोटिक सेल हैं उनकी ग्रोथ हो सके लार्ज क्वांटिटीज में और कोई भी अनडिजायर्ड माइक्रोब या अनडिजायर्ड यूकैरियोटिक सेल उस ग्रोथ को हिंडर ना कर सके, उसमें रुकावट ना बन सके। ठीक है, और इससे हमें आसानी से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिल सकें जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। Clear? So this is bioprocess engineering, maintenance of sterile microbial contamination free ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. ठीक है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। सो अमंग मेनी द टू कोर टेक्निक्स दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग, techniques to alter the chemistry of genetic material that is DNA and RNA to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism. इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड सेकेंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल दैट इज माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. क्लियर है? ठीक है बेटा, अब हमने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए और आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस कर रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री चेंज कर रहे हैं ताकि हम उन्हें होस्ट में इंट्रोड्यूस करा के उसका फिनोटाइप चेंज कर सकें। यानी बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आ जाएं। तो याद कीजिए, होस्ट में वेरिएशंस और कैसे आ सकते हैं? रिप्रोडक्शन से। कौन से रिप्रोडक्शन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हमारे पास दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज होता है ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि इसमें वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, इसमें यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि बेनिफिशियल हो सकते हैं इंडिविजुअल के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए भी। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है और उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होते। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नेचुरली हम प्रोजेनी में वेरिएशंस लेके आ सकते हैं तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से सोचिए, समझिए कि जो हमारे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स हैं
उसमें क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यही वाला जीन आपकी प्रोजेनी में आए या सिर्फ अच्छे अच्छे वाले जीन्स, अच्छे अच्छे वाले ट्रेट्स ही प्रोजेनी में आए? वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें तो अपने आप हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन्स का भी इनहेरिटेंस होता है, उनका भी इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन होता है और वो भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स में क्या होता है, जो हमारे अनडिजायरेबल जीन्स हैं वो भी हमारे डिजायर्ड जीन के साथ इनहेरिट होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ डिजायर्ड जीन ही इनहेरिट हो, मल्टीप्लाई हो और एक्सप्रेस हो। तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जो टेक्निक्स फॉलो करते हैं वो होता है, सबसे पहले हम आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं और इसकी क्लोनिंग करते हैं। तो 3 टेक्निक्स होती हैं, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट इज आरडीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जब आप एक जीन को दूसरे डीएनए सीक्वेंस के साथ लाइगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आप उसका रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, दीज टेक्निक्स अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism। तो हमसे पूछा जाएगा कि अगर हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से भी न्यू कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों आई? तो आंसर होगा कि इट अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? ठीक है, वेरी गुड। इसको भी हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल development of the principles of genetic engineering. You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. The former provides opportunities for variations and formulation of unique combinations of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation. Traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes. The techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनकी हेल्प से हम सिर्फ डिजायर्ड जीन का ही एक्सप्रेशन करवा सकते हैं और अनडिजायरेबल जीन्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब अगर हम एक पीस ऑफ डीएनए को, एक जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमने क्या पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग में? हम क्या करते हैं, हम एक डीएनए में कुछ चेंजेस करेंगे और फिर उस पीस को हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि उसका फिनोटाइप चेंज हो सके। सो बेसिकली हम एक जीन को, हमारे उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो कि कुछ अच्छे ट्रेट्स एक्सप्रेस करता है, उसको दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करवा रहे हैं ताकि वो एक अच्छा ट्रेट उस ऑर्गेनिज्म में भी आ जाए। जैसे सपोज कोई प्लांट है, उसमें डिजीज रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो इस जीन को आइसोलेट करके हम किसी ऐसे प्लांट में डालना चाहेंगे जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस एब्सेंट हो, ताकि वो जो प्लांट है उसमें भी इस जीन के एक्सप्रेशन की वजह से डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप हो सके। समझ गए? तो अब हम देखते हैं कि वो जो पीस ऑफ डीएनए हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एलियन ऑर्गेनिज्म में, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो क्या होगा। सो लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता है, हमने जेनेटिक्स पढ़ी है कि अगर एक पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लाई करना है, रेप्लिकेट करना है, तो वो प्रोसेस एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओराई साइट, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
तो यानी कि अगर हम पीस ऑफ डीएनए डाल रहे हैं तो वो तो प्रोजेनी सेल में जाके मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ही नहीं। पर अगर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो जीन जो हम एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं, खुद को होस्ट के जीनोम से इंटीग्रेट कर ले, यानी होस्ट के क्रोमोसोम से जुड़ जाए, तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है और इनहेरिटेंस शो कर सकता है होस्ट की बॉडी में। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अब एलियन पीस ऑफ डीएनए हमारा जो है वो होस्ट के क्रोमोसोम का पार्ट बन गया है, और क्रोमोसोम में तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा, तो जो डीएनए होगा वो उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को यूज करके मल्टीप्लाई और इनहेरिट कर सकता है। समझ गए? So when this piece of alien DNA gets integrated into the genome of the recipient, it can multiply and be inherited along with the host DNA because the alien piece of DNA has become a part of a chromosome which has the ability to replicate. समझ गए? ठीक है। अब बेटा जो हमारा क्रोमोसोम है हमने पढ़ लिया, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए, यही रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। इसीलिए हम हमेशा हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमेशा एलियन डीएनए के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में लाइगेट करते हैं, ताकि वो रेप्लिकेशन शो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके और इनहेरिटेंस शो करे। एंड एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म? Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. But when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. यानी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट के डीएनए को ही यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करेगा और इनहेरिट होगा। This is because the alien piece of DNA has become a part of a chromosome which has the ability to replicate. और ये ability किसकी वजह से होती है? Origin of replication. In a chromosome, there is a specific DNA sequence called the origin of replication, which is responsible for initiating replication. Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication. Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning or making multiple identical copies of any template DNA. यानी कि जब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक ऐसे डीएनए सीक्वेंस के साथ जोड़ के जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, तो होस्ट की बॉडी में जाके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। समझ गए? अब बेटा जिस डीएनए में हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि हम उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल सके और वहां जाके वो मल्टीप्लाई कर सके, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में पढ़ा है। वेक्टर का क्या काम होता है? पैरासाइट को होस्ट ऑर्गेनिज्म में लेके जाना। तो यहाँ पे जो हमारा वो डीएनए है जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो क्या काम कर रहा है? हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जा रहा है होस्ट की और बॉडी में। तो यानी कि ये जो डीएनए होगा जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा और जिसमें हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ेंगे और ये इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट की बॉडी में लेके जाएगा, इसको हम बोलेंगे वेक्टर। समझ गए मेरी बात? वेरी गुड। चलिए अब देख लेते हैं कि सबसे पहले ये सब कुछ कब हुआ और किसने किया और कैसे किया। तो बेटा ये सब कुछ सबसे पहले हुआ था, यानी कि सबसे पहला आर्टिफिशियल आरडीएनए बनाया था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने, जिनके बारे में हमारी यूनिट स्टार्ट होने पे दिया हुआ है इन द ईयर 1972। साथ साथ याद कर लेंगे कि सबसे पहला आर्टिफिशियल आरडीएनए हमें बना के दिया था स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने इन द ईयर 1972। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ था। एक बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसमें प्रेजेंट था एक प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, एक तो उसका क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसके अलावा एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है और अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। इस प्लाज्मिड को, इस डीएनए को क्रोमोसोम से लाइगेट करने की जरूरत नहीं होती रेप्लिकेशन के लिए। इसके खुद के पास ओराई साइट प्रेजेंट होती है और वो खुद रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है। ऑल्सो हमने पढ़ा है कि प्लाज्मिड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज जिस सेल में प्रेजेंट होता है उसको प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड था उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था, यानी ये जीन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस सेल को जिसमें ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, साल्मोनेला से इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, इस प्लाज्मिड से इस जीन को आइसोलेट किया बाय कटिंग दिस प्लाज्मिड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोलते हैं। इनके बारे में बेटा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने बैक्टीरिया से ये प्लाज्मिड निकाला, उससे हमने एंजाइम्स की हेल्प से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आइसोलेट कर लिया। अब इस जीन को हम एक वेक्टर से लाइगेट करेंगे। वेक्टर क्या होगा, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में लेके जाएगा। तो वो भी हमने एक दूसरा प्लाज्मिड लिया, क्योंकि अभी हमने देखा प्लाज्मिड तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। तो यानी किसी प्लाज्मिड में अगर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस प्लाज्मिड की हेल्प से रेप्लिकेट कर जाएगा हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। तो हम जनरली जो वेक्टर्स यूज करते हैं वो हमारे प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। ठीक है। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम प्लाज्मिड डीएनए से लाइगेट कर देंगे जो कि वेक्टर डीएनए है, और ये हम लाइगेशन करेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, तो बन जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट इज आरडीएनए। ठीक है। फिर इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया एस्चेरिचिया कोलाई में, ई कोलाई में, जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि काफी कुछ रिलेटेड है साल्मोनेला से। ठीक है। तो इस आरडीएनए ने ई कोलाई की बॉडी में जाके रेप्लिकेशन शो किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि होस्ट की बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, और मल्टीपल कॉपीज बना ली जिसको बोलते हैं हम जीन क्लोनिंग। समझ गए। तो ये था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर का एक्सपेरिमेंट। इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं बेटा। तो ये था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जिसमें एक क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है दैट इज प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमने इस बैक्टीरिया से ये प्लाज्मिड बाहर निकाल दिया और फिर मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन काट के अलग कर लिया जिसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम वेक्टर डीएनए जो कि हमारा दूसरा प्लाज्मिड है उसके साथ लाइगेट कर देंगे। प्लाज्मिड के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल है। तो जब हम एक दूसरे प्लाज्मिड को और एक दूसरी प्लाज्मिड से निकाले हुए जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर देंगे तो हम दो चीजों को रिकंबाइन कर रहे हैं, तो हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट इज आरडीएनए। और इसको हमने डाल दिया ई कोलाई में जो कि होस्ट है, और वहां जाके ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा जिसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। समझ गए? ओके, अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। सो लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. The cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of so-called restriction enzymes or molecular scissors, जिनके बारे में हम upcoming वीडियो में पढ़ेंगे. The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. These plasmid DNA act as vectors to transfer the piece of DNA attached to it. तो plasmid हमारे gene of interest को host की body में लेके जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं vector DNA.
You probably know that mosquito acts as an insect vector to transfer the malarial parasite into human body. पढ़ चुके हैं हम. In the same way, a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. Clear? The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase. ऑलरेडी हम जेनेटिक्स में ये बात कर चुके हैं कि डीएनए लाइगेज 2 पीस ऑफ डीएनए को लाइगेट करता है विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइन देयर एंड्स. ये कैसे होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे. दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो हमने इन विट्रो लैब कंडीशन में कुछ नया बना दिया, कुछ नया कॉम्बिनेशन बना दिया 2 अलग अलग प्लाज्मिड्स के कुछ पार्ट्स को जोड़ के, तो इसीलिए इसको बोलते हैं recombinant DNA. When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. The ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli. क्लियर बेटा. ओके, देन लास्ट में हमें दिया हुआ है यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म विच आर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम कौन सा जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं, वही हमारा डिजायरेबल जीन होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे. देन सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट. किसकी हेल्प से डालेंगे हम? वेक्टर की हेल्प से, आरडीएनए बना के. एंड देन लास्ट, मेंटेनेंस ऑफ introduce DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny. और इस तरह से जीन की कॉपीज होती जाएंगी. ठीक है बेटा. तो ये थे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स. अब बायोटेक्नोलॉजी हमने बोले एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है जो हमने पढ़ लिए. अब अगर ये एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है, तो इसमें कुछ टूल्स भी हमें चाहिए होंगे. तो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. समझ गए? इसको ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ध्यान से अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के, वीडियो सुन के अच्छे से अपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे. उससे आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में समझ आएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स भी रेडी हो जाएंगे. ठीक है. जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.